तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है कंगुवा और ये कंगुवा मूवी इंडिया के अंदर कल ही रिलीज हुई है। एंड इस मूवी को लेकर खास बात ये है कि ये मूवी साउथ एक्टर सूर्या की इस साल की सबसे बड़ी मूवी है। इसके साथ ही इस मूवी के अंदर जो मेन विलन है वो है अपने बॉबी देओल और इन्होंने इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। और इसके साथ ही अगर बात करें मूवी की स्टोरी, फाइट सीन्स और वीएफएक्स की, तो वो सारी चीजें भी बहुत ही बढ़िया है। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी कंगुवा मूवी की स्टोरी को डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी को एंजॉय कर सकें। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर जल्दी से कंगुवा लिख दीजिए। और ये सब इसीलिए ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आपको मूवी की स्टोरी पसंद आई है। बाकी जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल की सारी वीडियोस को टाइम से देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मूवी के अंदर हमें एक नहीं बल्कि दो टाइमलाइन्स दिखाए गए हैं, जिनमें से पहला टाइमलाइन है प्रेजेंट का यानी कि साल 2024 का और दूसरा टाइमलाइन है साल 1070 का यानी 1070 का। तो चलिए अब इस इम्पोर्टेंट बात को जानने के बाद ही हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 2024 से, जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही इंडिया का एक बॉर्डर एरिया दिखाया जाता है और हम ये देखते हैं कि इस बॉर्डर एरिया के ऊपर एक प्राइवेट रशियन बायोमेडिकल सेंटर होता है और इसी बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है एंड मशीन और टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी दिमाग की क्षमता को बढ़ाया जा रहा होता है। और हम ह्यूमंस के लिए बोला जाता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर अपने दिमाग का सिर्फ 8 से 10% यूज कर पाते हैं। लेकिन इस बायोमेडिकल सेंटर के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जिन बच्चों के ऊपर रिसर्च किया जा रहा होता है उन सभी की दिमाग की क्षमता को 70 से 80% तक बढ़ा दिया गया होता है। बट फिर यहीं पर इन सबको ये पता लगता है कि इनकी इसी फैसिलिटी के अंदर से एक बच्चा भाग जाता है और उस बच्चे का नाम इन लोगों ने जेटा रखा होता है। हम ये देखते हैं कि वो बच्चा जिसका नाम जेटा होता है वो भागते भागते फैसिलिटी से काफी दूर आ जाता है। लेकिन जैसे इन लोगों को पता लगता है कि एक बच्चा भाग गया है, वैसे उस फैसिलिटी के बहुत सारे गार्ड्स और सोल्जर्स उस बच्चे का पीछा करते हैं एंड उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा भागकर काफी दूर आ जाता है और फिर वो ये देखता है कि उसके सामने से एक ट्रेन जा रही है, इसीलिए वो जल्दी से उस ट्रेन को पकड़ लेता है और उस ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जब ये बच्चा ट्रेन के अंदर आ जाता है तब हम इस बात को नोटिस करते हैं कि वो बच्चा ट्रेन के अंदर से कोयला उठाता है और उसकी मदद से सीधा एक्टर सूर्या की तस्वीर बना देता है। एंड फिर यहाँ से हमें पता लगता है कि ये छोटा बच्चा एक्टर सूर्या को जानता है और वो इस टाइम पर सूर्या की तलाश भी कर रहा है। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और इसके अगले सीन के अंदर हम सीधा गोवा सिटी को देखते हैं। यहाँ गोवा सिटी के अंदर हम एक्टर सूर्या से मिलते हैं जो कि इस मूवी के मेन हीरो हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि मूवी के अंदर इनका नाम फ्रांसिस है और ये फ्रांसिस एक बाउंटी हंटर होता है, यानी कि ऐसा आदमी जो कि कुछ पैसों के लिए क्रिमिनल्स को पकड़ता है। यहाँ फ्रांसिस के साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है कोल्ट 95 एंड फ्रांसिस और उसका ये दोस्त दोनों मिलकर गोवा पुलिस कमिश्नर के कहने पर बाउंटी हंटर्स का काम करते थे और उनके लिए क्रिमिनल्स को पकड़ते थे। अब यहीं पर ही हम मूवी की हीरोइन से भी मिलते हैं जो कि है एक्ट्रेस दिशा पटानी और इनका मूवी के अंदर नाम होता है एंजेलिना। हम ये जानते हैं कि एंजेलिना भी फ्रांसिस की तरह ही बाउंटी हंटर होती है और पहले तो ये फ्रांसिस की दोस्त होती है, बट कुछ टाइम पहले फ्रांसिस और एंजेलिना का झगड़ा हो गया होता है जिस वजह से प्रेजेंट टाइम के अंदर ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जो पुलिस कमिश्नर होता है वो फ्रांसिस और एंजेलिना दोनों से अलग अलग मिलता है एंड वो दोनों से एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कहता है और वो उनसे कहता है कि अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वो उसे इस काम के 15 लाख देगा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो फ्रांसिस होता है वो अपने दोस्त के साथ जल्दी से उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है तब उसी टाइम पर वो क्रिमिनल अपनी जेब से बंदूक निकाल लेता है। लेकिन बंदूक देखकर फ्रांसिस उससे उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है जिस वजह से गलती से बंदूक चल जाती है एंड वो क्रिमिनल गलती से अपनी बंदूक से खुद को ही मार लेता है। बट ये देखकर फ्रांसिस और उसका दोस्त डर जाते हैं और इसीलिए वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन फिर तभी फ्रांसिस ये नोटिस करता है कि वहाँ पर उन दोनों को एक छोटे बच्चे ने देख लिया है और ये छोटा बच्चा असल में जेटा होता है जो कि फ्रांसिस को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया था। लेकिन फ्रांसिस उसे इग्नोर करता है और वो अपने दोस्त के साथ वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन फ्रांसिस न्यूज में देखता है कि उस क्रिमिनल के मरने की खबर हर जगह आ चुकी है। इसके साथ ही इसी टाइम पर फ्रांसिस को कमिश्नर का फोन भी आता है जो कि उसे बताते हैं कि उस क्रिमिनल का जो बड़ा भाई है वो बहुत बड़ा डॉन है और अब वो भी ये जान चुका है कि उसका छोटे भाई को किसी ने मार दिया है। इसके साथ ही उसे ये भी पता लग गया है कि उसके भाई को जिसने भी मारा है उसे एक छोटे से बच्चे ने देख लिया है और इसीलिए वो इस टाइम पर उस छोटे बच्चे को ढूंढ रहा है। अब ये बात जानकर फ्रांसिस थोड़ा सा डर जाता है, बट फिर इसके बाद ही फ्रांसिस को ये पता लगता है कि वो छोटा बच्चा एंजेलिना को मिल गया है और इस टाइम पर वो एंजेलिना के घर में ही है। और फिर इसके लिए फ्रांसिस अपने फ्रेंड के साथ सीधा एंजेलिना के घर जाता है और वहाँ पर आकर उस बच्चे को लेकर अपने साथ गाड़ी में ले जाता है और फ्रांसिस ये डिसाइड
करता है कि वो इस बच्चे को कुछ दिन अपने साथ रखेगा ताकि मर्डर का मामला जल्दी से ठंडा हो जाए। लेकिन जब फ्रांसिस उसे अपने साथ गाड़ी में ले जा रहा होता है तभी रास्ते में उस बच्चे की यानी कि जेटा की तबीयत खराब हो जाती है और इसीलिए फ्रांसिस उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही डॉक्टर जेटा को चेक करती है वैसे उसे कुछ गड़बड़ लगती है और इसीलिए अपने चेकअप को कंप्लीट करके वो फ्रांसिस को बुलाती है एंड फिर वो उसे बताती है कि इस बच्चे का किसी ने सर खोला हुआ है और इसके सर को खोलकर किसी ने इसके ब्रेन के साथ छेड़खानी की है। हालांकि इसके आगे डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है कि वो इस बच्चे को कल चेकअप के लिए फिर से लेकर आए क्योंकि कल के दिन वो अपने सीनियर के साथ उसका चेकअप करेगी। अब इसके बाद ही फ्रांसिस उस बच्चे को लेकर घर आता है, लेकिन घर आकर उसे पता लगता है कि उस बच्चे को बहुत भूख लगी है और फिर इसीलिए वो उसे सीधा रेस्टोरेंट ले जाता है और वहाँ पर वो उस बच्चे को खाना खिलाने लगता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर हमें पता लगता है कि उस मरे हुए क्रिमिनल का बड़ा भाई जो कि डॉन था वो सीधा उसी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और वहाँ आकर वो सीधा उस बच्चे को यानी कि जेटा को पकड़ता है और उसे डराकर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसके भाई को किसने मारा है। लेकिन यहाँ पर इसके आगे कुछ होता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट के बाहर कई सारे हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं एंड उनके अंदर से बहुत सारे गार्ड्स और सोल्जर्स हथियारों के साथ निकलते हैं और वो देखते देखते पूरे रेस्टोरेंट के ऊपर फायरिंग कर देते हैं एंड इसी फायरिंग के अंदर वो डॉन और उसके साथी मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस और उसके दोस्त बच जाते हैं बट फिर इसके बाद ही वो सोल्जर सीधा रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और वो जेटा को कैप्चर करके गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन फिर ये देखकर फ्रांसिस को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो जल्दी से भागकर जेटा को बचाने जाता है। लेकिन वो सारे सोल्जर्स जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं जिस वजह से फ्रांसिस उनकी गाड़ी का भागकर पीछा करता है। अब दोस्तों इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर फ्लैशबैक आता है और हमारी कहानी सीधा पास्ट में जाती है। अब कहानी 2024 से सीधा 1070 में जाती है और साल 1070 में हम ये देखते हैं कि फ्रांसिस और जेटा की जो कहानी है वो इस पुराने काल से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साउथ इंडिया के समुद्री इलाकों में 5 बड़े बड़े आइलैंड्स होते हैं यानी कि द्वीप, और इन 5 द्वीप के नाम होते हैं मंडियारू, वेंडाकू, मोक्काडू, अराथी और पेरुमाची। और हमें पता लगता है कि इन 5 द्वीप के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो सभी काफी ज्यादा स्किल्ड और काफी ज्यादा पावरफुल है। और इन्हीं 5 द्वीप में से जो अराथी और पेरुमाची है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहादुर और लड़ाई में एक्सपर्ट है। लेकिन फिर एक दिन समुद्र में इन 5 द्वीप के पास कई सारे जहाज आते हैं और फिर वहाँ पर हमें पता लगता है कि ये असल में रोमन साम्राज्य का सम्राट है जिसने की बारी बारी करके दुनिया के बहुत सारे इलाके जीत लिए हैं। लेकिन अब वो अपने 25,000 सैनिकों के साथ सीधा भारत पर कब्जा करने आया है। लेकिन वो ये नोटिस करता है कि भारत में घुसने से पहले उसे इन 5 द्वीपों से होकर गुजरना होगा। अब इन्हीं 5 आइलैंड्स के ऊपर हमला करने और इनसे लड़ने से पहले ये रोमन साम्राज्य का सम्राट वहीं पर रहने वाले एक आदमी को पकड़ता है एंड हमें पता लगता है कि उस आदमी का नाम कोडुवा है। ये कोडुवा रोमन साम्राज्य के सम्राट को सब कुछ बताता है। वो उससे कहता है कि इन 5 द्वीप के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इन सब में से भी जो ये पेरुमाची द्वीप है इसके अंदर तो सबसे ज्यादा योद्धा रहते हैं और ये सारे योद्धा किसी से नहीं डरते हैं। इसीलिए अगर रोमन साम्राज्य ने उनके ऊपर हमला किया तो वो सब इन सारे 25,000 सैनिकों को बड़े आराम से मार देंगे। अब ये बात सुनकर रोमन साम्राज्य का जो सम्राट होता है वो कोडुवा से मदद मांगता है और वो उसे बदले में कई सारे सोने के सिक्के देता है। और अब क्योंकि कोडुवा एक बहुत ही लालची इंसान होता है इसीलिए वो सोने के सिक्कों के बदले में रोमन साम्राज्य के सम्राट से कहता है कि वो रोमन साम्राज्य का साथ देने के लिए राजी है। ये बात सुनकर जो सम्राट होता है वो कोडुवा को पेरुमाची जाने के लिए कहता है और वहाँ जाकर वो पेरुमाची को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है ताकि वो रोमन सम्राट बड़ी आसानी से पेरुमाची पर कब्जा कर सके। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि कोडुवा का ये प्लान होता है कि वो पेरुमाची जाकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ के हजारों सैनिकों को मार देगा ताकि पेरुमाची साम्राज्य बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए और रोमन सम्राट उस पर कब्जा कर ले। अब ऐसा करने के लिए कोडुवा अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ सीधा पेरुमाची जाता है और उसकी फैमिली को देखकर हमें पता लगता है कि कोडुवा के बेटे का नाम पूर्वा होता है और यही पूर्वा प्रेजेंट टाइम के अंदर जेटा है, वही जेटा जिसे बचाने की कोशिश फ्रांसिस कर रहा है। अब आगे हम ये देखते हैं कि कोडुवा अपनी फैमिली को लेकर यहाँ आता है और वो सीधा पेरुमाची के राजा से मिलता है एंड वो पेरुमाची के राजा से बोलता है कि विदेश से एक बहुत ही बड़ा राजा आया है और उस राजा ने पेरुमाची के लोगों के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है। उसने ये सुना है कि यहाँ के लोग काफी बहादुर और ताकतवर है एंड वो लोग हथियार बनाने में भी बहुत ही एक्सपर्ट है और इसीलिए वो विदेशी राजा ही चाहता है कि पेरुमाची के लोग हथियार बनाने में उसकी मदद करें ताकि वो अपने लिए कई सारे पावरफुल हथियार बना सके और इस काम के लिए वो राजा उन्हें पैसे भी देगा। और इसके लिए कोडुवा पेरुमाची के राजा से कहता है कि वो अपने कई सारे सैनिकों को उसके साथ भेजे। ये प्रस्ताव पेरुमाची के राजा को पसंद आता है और इसीलिए वो अपने 100 सैनिकों को कोडुवा के साथ भेज देता है। लेकिन कोडुवा जब उन 100 सैनिकों को जंगल के रास्ते ले जा रहा होता है तब बीच रास्ते में वो उन सबको रोक देता है एंड वो उनसे कहता है कि वो यहाँ पर आराम कर सकते हैं। पर असल में ये सारी कोडुवा की चाल होती है क्योंकि पेरुमाची के 100 सैनिक जैसे यहाँ पर रुकते हैं वैसे ही कोडुवा अपने गुंडों को बुला लेता है जिसे उसने यहाँ पर छुपा कर रखा होता है और इसीलिए अगले पल कोडुवा अपने सारे गुंडों के साथ मिलकर पेरुमाची के उन 100 के 100 सैनिकों को मार देता है और सबूत के तौर पर उन सबका दाहिना हाथ काट देता है एंड उसे ले जाकर सीधा रोमन सम्राट को देता है और इस काम के बदले में रोमन सम्राट उसे 200 सिक्के देता है यानी कि हर एक सैनिक को मारने के 2 सोने के सिक्के। अब इसके बाद ही कोडुवा फिर से पेरुमाची आता है एंड वो पेरुमाची के राजा से कहता है कि वो विदेशी राजा हमारे लोगों के काम से
काफी प्रसन्न है और इसीलिए वो 100 सैनिकों के ऊपर और 100 सैनिक मांग रहा है ताकि वो और ज्यादा हथियार बना सके। अब ये सुनकर पेरुमाची का राजा फिर से और 100 सैनिक भेज देता है और कोडोवा फिर से प्लान के मुताबिक उन 100 सैनिकों को भी वहीं पर ले जाता है जहाँ पर उसने पुराने 100 सैनिकों को मारा था। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पेरुमाची के इन 100 सैनिकों में से एक सैनिक ऐसा होता है जिसका दाहिना हाथ कटा होता है। और फिर यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखता है जिससे हम ये जानते हैं कि जब कोडोवा ने सारे 100 सैनिकों को धोखा देके उन सबको मारा था तब वहाँ पर ये एक सैनिक उन सबसे बचकर भाग गया था, लेकिन उनसे बचने से पहले उसने अपना दाहिना हाथ काटकर वहीं पर छोड़ दिया था ताकि कोडोवा के 100 हाथों की गिनती कम ना हो। और अब इसीलिए इसका मतलब यही है कि पेरुमाची के लोग कोडोवा की सच्चाई जान चुके हैं और इसीलिए ये 100 सैनिक यहाँ पर जानबूझकर आए हैं। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि यहीं पर एंट्री होती है सूर्या की, जिसका इस टाइम में नाम होता है कंगुवा और ये कंगुवा पेरुमाची का राजकुमार होता है और इसीलिए कंगुवा यहाँ पर कोडोवा और उसके सारे साथियों को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन कोडोवा के सारे गुंडों को मारकर वो कोडोवा को जिंदा पकड़ता है और उसे वापस पेरुमाची लाकर सबके सामने जला देता है। लेकिन जब कोडोवा जलकर मर रहा होता है तब उसी टाइम पर पेरुमाची के सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि कोडोवा के साथ साथ उसकी वाइफ और उसके बेटे को भी जलाकर मार दिया जाए। बट ये बात सुनकर कोडोवा की वाइफ काफी डर जाती है और इसीलिए वो अपने बेटे पूर्वा को लेकर कंगुवा के पास आती है और उससे वचन मांगती है कि कंगुवा उसके बेटे पूर्वा की हिफाजत करेगा। और फिर ये बोलकर वो अपने बेटे पूर्वा को कंगुवा को सौंप देती है और वो खुद भी आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। लेकिन फिर इसके बाद ही सारे लोग पूर्वा को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंगुवा उन सबको ऐसा करने से रोक देता है और वो सभी से कहता है कि पूर्वा आज से उसका बेटा है, इसीलिए वो किसी को भी पूर्वा को मारने नहीं देगा। इसके साथ ही कंगुवा अपने सारे लोगों से ये भी कहता है कि कोडोवा ने जो किया उसकी गलती की सजा सिर्फ उसे मिलेगी, उसके परिवार को बिल्कुल भी नहीं। और फिर ये सब करके कंगुवा पूर्वा को बचा लेता है और फिर उस दिन से वो पूर्वा को अपने बेटे की तरह पालने लगता है। अब हालांकि ये सब होने के बाद ही जो रोमन सम्राट होता है वो ये नोटिस करता है कि उसने कोडोवा के साथ जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया है एंड इसीलिए पेरुमाची को जीतने के लिए उसे कुछ और करना होगा। अब इसके लिए वो उन्हीं 5 द्वीप में रहने वाले एक लोकल की मदद लेता है जो कि कोडोवा की तरह ही काफी लालची होता है और उसकी मदद से रोमन सम्राट को ये पता लगता है कि अगर रोमन सम्राट पेरुमाची को हराना चाहता है तो उसे इस काम में अराथी की मदद लेनी होगी। और अराथी भी पेरुमाची की तरह एक दूसरा द्वीप है और इस द्वीप के लोगों के लिए ये कहा जाता है कि पेरुमाची के योद्धा जितने ताकतवर है उतने ताकतवर यहाँ के योद्धा भी है। इसके साथ ही वो आदमी रोमन सम्राट को ये भी बताता है कि अराथी और पेरुमाची की दुश्मनी बहुत पुरानी है और ये दोनों द्वीप एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं एंड इसीलिए अगर रोमन सम्राट चाहे तो वो उनकी दुश्मनी का फायदा उठा सकता है। अब ये बात जानते ही रोमन सम्राट सीधा उस आदमी के साथ अराथी आता है और वहाँ पर आकर सीधा अराथी के राजा से मिलता है और यहाँ पर हमें भी ये पता लगता है कि अराथी का राजा और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड बॉबी है जिनका नाम होता है उदीरन। और यहीं पर ही हम ये भी जानते हैं कि उदीरन और कंगुवा काफी बड़े दुश्मन है। यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि उदीरन के 3 बेटे हैं जो कि उसकी तरह ही काफी पावरफुल है। यहाँ पर रोमन सम्राट उदीरन को ऑफर देता है कि अगर वो पेरुमाची को खत्म कर देगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा, वो उसे इतने सारे सोने के सिक्के देगा कि वो गिनते गिनते थक जाएगा। ये ऑफर उदीरन को अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा करके वो न सिर्फ अपने दुश्मन साम्राज्य को खत्म कर देगा बल्कि इसके साथ ही उसे बहुत सारे सोने के सिक्के भी मिलेंगे। और फिर इसके लिए उदीरन रोमन सम्राट को हाँ बोल देता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि उदीरन पेरुमाची के राजा और राजकुमार को यानी कि कंगुवा और उसके पिता को ये चुनौती देता है कि उसका साम्राज्य पेरुमाची के साथ युद्ध करना चाहता है और इसके लिए हम ये देखते हैं कि पेरुमाची इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है एंड वो लोग भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के लिए लॉर्ड बॉबी यानी कि उदीरन ये प्लान बनाता है कि वो पेरुमाची के वॉरियर्स के ऊपर सरप्राइज अटैक करेगा। असल में पेरुमाची के योद्धा किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले एक काफी बड़ा यज्ञ करते हैं और यज्ञ पूरा होने के बाद नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ही वो युद्ध करने आते हैं। सो इसके लिए उदीरन का ये प्लान होता है कि जब पेरुमाची के सारे योद्धा नहाने के लिए जाएंगे तब उस टाइम पर वो सबके सब निहत्ते होंगे और उन्हें हमले की भी कोई उम्मीद नहीं होगी और इसीलिए वो उन सब के ऊपर उसी टाइम पर हमला करेगा ताकि वो उस टाइम पर उन सबको मार दे। अब अपने इसी प्लान को पूरा करने के लिए उदीरन अपने 3 बेटों में से 2 बेटों को चुनता है और उनके साथ अपनी काफी सारी सेना भेजता है, जिसके बाद ही वो सबके सब पेरुमाची जाते हैं और प्लान के हिसाब से निहत्ते सोल्जर्स के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन किस्मत से उस टाइम पर उनके साथ कंगुवा भी होता है और इसीलिए निहत्ते होने के बावजूद भी कंगुवा उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि इसी लड़ाई के दौरान ही वहाँ पर पूर्वा आ जाता है और इसीलिए पूर्वा को देखकर कंगुवा उससे कहता है कि वो जल्दी से जाकर उसकी तलवार लेकर आए ताकि कंगुवा अपनी तलवार से इन सबको बड़ी आसानी से मार दे। अब इसके बाद ही पूर्वा जल्दी से कंगुवा की तलवार लेकर आता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पूर्वा कंगुवा को उसकी तलवार हाथ में न देके बल्कि सीधा उसके सीने में घुसा देता है, यानी कि पूर्वा कंगुवा को धोखा देता है और कंगुवा पर हमला करते हुए वो उससे कहता है कि उसके और उसके लोगों की वजह से उसके माता पिता मर गए हैं और इस बात को वो आज तक नहीं भूला है एंड इसीलिए वो कंगुवा को मारकर आज उससे अपना बदला पूरा करेगा। लेकिन अब क्योंकि पूर्वा है तो एक छोटा सा बच्चा ही, इसीलिए कंगुवा उसके हमले से नहीं मरता है, लेकिन फिर वो जल्दी से अपनी तलवार को अपने हाथ में लेता है और फिर कंगुवा उदीरन के भेजे हुए सारे लोगों को मार देता है और वहाँ पर जो उसके 2 बेटे आए थे उन दोनों को भी मार देता है। इसके बाद ही कंगुवा अपने सारे लोगों के साथ अपने पेरुमाची गांव में वापस आता है। लेकिन यहाँ पर जैसी पेरुमाची के लोगों को ये पता लगता है कि पूर्वा ने कंगुवा को धोखा दिया है, वैसे सब लोग ये डिमांड रखते हैं कि पूर्वा को भी जान से मार दिया जाए। लेकिन कंगुवा पूर्वा को मरने से बचा लेता है, पर कंगुवा के जो पिता होते हैं यानी कि राजा, वो पूर्वा को काले जंगल में जाने की सजा देते हैं और काला जंगल बेसिकली इनके गाँव के पास का एक ऐसा जंगल होता है
जहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और पूर्वा को ये सजा इसलिए दी जाती है ताकि वो उस जंगल में सर्वाइव न कर पाए और मारा जाए। लेकिन जैसी पूर्वा को ये सजा दी जाती है वैसी कंगुवा अपने पिता से बोलता है कि अगर पूर्वा को काले जंगलों में भेजा जाएगा तो वो भी उसके साथ जाएगा। और फिर ये बोलकर कंगुवा पूर्वा को लेकर उसी काले जंगल में जाता है। यहाँ इस काले जंगल के अंदर हम ये देखते हैं कि पूर्वा पर कई सारे संकट आते हैं, लेकिन कंगुवा उसे सारे संकटों से बचा लेता है और इसके साथ ही वो पूर्वा की बहुत हिफाजत भी करता है। लेकिन तब भी पूर्वा कंगुवा से बहुत गुस्सा रहता है और वो हमेशा उससे दूर जाता है। और फिर इसके लिए कंगुवा पूर्वा से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को ये वादा किया था कि मैं हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूंगा और इसीलिए मैं अपने वादे को पूरा कर रहा हूँ। लेकिन हाँ पूर्वा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन असल में अभी उधिरन अपनी सेना को लेकर मेरे लोगों पर हमला करने आ रहा है और इसीलिए मुझे इस जंग को लड़ना भी होगा और अपने लोगों को बचाना भी होगा। लेकिन पूर्वा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि एक बार जैसी ये जंग खत्म हो जाएगी वैसी मैं खुद से तुम्हारे पास आऊंगा और फिर तुम मुझे जान से मार देना ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। और ये मेरा वचन है पूर्वा। अब कंगुवा की इन बातों को सुनकर और उसके मन में अपने लिए प्रेम को देखकर पूर्वा को भी अच्छा लगता है और इसीलिए उसके मन के अंदर कंगुवा को लेकर जो नफरत होती है वो उसे मिटा देता है। हालांकि इधर दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि जैसी उधिरन को उसके दोनों बेटों के मरने की खबर पता लगती है वैसी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर उधिरन का जो तीसरा बेटा होता है वो उधिरन को ये वादा करता है कि अब वो जाकर सबको मार देगा और इसके लिए वो अपनी काफी बड़ी सेना लेता है और वो सीधा जाकर पेरूमाची की औरतों पर हमला करता है। लेकिन अब क्योंकि पेरूमाची की औरतें भी काफी वीर होती हैं, इसीलिए वो उधिरन के तीसरे बेटे और उसके बाकी सारे सैनिकों को मार देती हैं। अब उधिरन को जैसे ये पता लगता है कि उसके तीनों बेटे मारे गए हैं वैसे वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और फिर इसके लिए वो ये डिसाइड करता है कि अब वो खुद ही अपनी सेना लेकर जाएगा और पेरूमाची को बर्बाद करके कंगुवा को भी जान से मार देगा। और अब इसके लिए वो सबसे पहले कंगुवा के फादर को अकेला पकड़ता है जो कि पेरूमाची के राजा होते हैं एंड उन्हें पकड़कर वो जान से मार देता है। लेकिन पेरूमाची के राजा यानी कि कंगुवा के पिता अपने मरने से पहले अपने बास के जरिए अपने बेटे कंगुवा को संदेश भेज देते हैं और उसे इस युद्ध के बारे में सब बता देते हैं कि उधिरन उन सब पर हमला करने आ रहा है और इसके साथ ही साथ वो कंगुवा को नया राजा भी घोषित कर देते हैं। इधर कंगुवा को भी जैसी खबर मिलती है कि उसके पिता मारे गए हैं और उधिरन उसके साम्राज्य पर हमला करने आ रहा है वैसी वो युद्ध के लिए सारी तैयारियां कर लेता है। और इसीलिए जब उधिरन के सारे आदमी उस पर हमला करने आते हैं तब कंगुवा अकेला ही अपनी बुद्धिमता से उधिरन के सारे सैनिकों पर भारी पड़ता है और उन सबको चुन चुन के मारता है। अब कंगुवा की ताकत देखकर उधिरन भी चौंक जाता है और फिर इसीलिए वो सीधा पूर्वा को किडनैप करवा लेता है और उसे पकड़कर सीधा अपने पास अपने जहाज पर ले आता है क्योंकि वो इस टाइम पर अपने जहाज में समुद्र में होता है। और इसीलिए इधर जैसी कंगुवा को भी ये पता लगता है कि उधिरन पूर्वा को उठवाकर उसे अपने जहाज पर ले गया है तब वो भी पूर्वा को बचाने के लिए सीधा उधिरन के जहाज पर जाता है और यहाँ पर आकर वो ये देखता है कि उधिरन ने पूर्वा को रस्सी से बांधकर जहाज के नीचे लटका रखा है और कंगुवा के वहाँ पर आते ही वो उस रस्सी को काट देता है जिस वजह से पूर्वा समुद्र के अंदर गिरने लगता है। लेकिन कंगुवा सही टाइम पर उसकी रस्सी पकड़ लेता है और उसे पानी में गिरने से बचा लेता है। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि इस टाइम पर पानी में बहुत सारे शार्क्स होते हैं और ये सारे शार्क्स पूर्वा के गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो उसके पानी में गिरते हैं उसे खा जाए। लेकिन कंगुवा अपनी सारी ताकत लगाकर रस्सी को पकड़ कर रखता है और पूर्वा को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी टाइम का फायदा उठाकर उधिरन कंगुवा के ऊपर हमला करता है और उसे बहुत जोर जोर से मारता है। अब पूर्वा ये नोटिस करता है कि उसे बचाने की वजह से कंगुवा उधिरन से लड़ नहीं पा रहा है और इसीलिए पूर्वा कंगुवा से कहता है कि वो उसकी रस्सी को छोड़ दे ताकि वो लड़ाई लड़ सके। लेकिन कंगुवा ऐसा नहीं करता है एंड फिर इसके लिए हम ये देखते हैं कि पूर्वा अपनी रस्सी को खुद से काट लेता है और खुद को पानी के अंदर गिरा लेता है जिसके बाद शार्क्स उसे खा जाते हैं। और पूर्वा ऐसा इसीलिए करता है ताकि कंगुवा उसको बचाने की बजाय खुद को और अपने लोगों को बचाए। और इसके बाद होता कुछ ऐसा ही है क्योंकि हम ये देखते हैं कि पूर्वा के पानी में गिरने के बाद ही कंगुवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड फिर इसीलिए वो उधिरन को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे जान से मारकर खत्म कर देता है। अब वैसे इसी टाइम पर कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों के सीन्स मिलाकर दिखाए जाते हैं एंड इसीलिए प्रेजेंट टाइम के अंदर भी हम ये देखते हैं कि फ्रांसिस जो कि जेटा को बचाने जा रहा था वो उसे बचाने के लिए उसके काफी करीब आ जाता है। लेकिन वो ये देखता है कि सोल्जर्स जेटा को लेकर सीधा एक प्लेन में घुस जाते हैं लेकिन फ्रांसिस भी पीछा करते हुए सीधा प्लेन में आ जाता है और वो अंदर के सारे सोल्जर्स को मार देता है और वो इस तरह से जेटा को बचाकर छुड़ा लेता है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि पास्ट टाइम के अंदर कंगुवा उधिरन को मारकर जंग जीत लेता है और प्रेजेंट टाइम के अंदर फ्रांसिस जेटा को बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही पास्ट टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि उधिरन के अराथी साम्राज्य के अंदर उधिरन के मरने की वजह से लोग काफी दुखी होते हैं क्योंकि अब न सिर्फ उधिरन मर चुका था बल्कि उसके तीनों बेटे भी मर चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद ही वहाँ पर एंट्री होती है एक और आदमी की एंड इस आदमी का नाम होता है रक्तासन और हमें पता लगता है कि ये भी उधिरन का ही बेटा है। लेकिन असल में रक्तासन उधिरन और एक दासी का बेटा है और इसी वजह से उधिरन ने रक्तासन को कभी भी राजकुमार नहीं बनाया था। लेकिन अब क्योंकि उधिरन और उसके तीनों राजकुमार मारे गए थे इसीलिए अब रक्तासन अराथी का नया राजा बनता है और ये अपने फादर से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा खूंखार होता है एंड इसीलिए राजा बनते ही वो ये कसम खाता है कि अब वो कंगुवा को मारकर अपने
पिता की मौत का बदला लेगा। लेकिन फिर इसी टाइम पर कहानी प्रेजेंट में आती है और फिर प्रेजेंट में हम उस आदमी से मिलते हैं जो कि जेटा पर होने वाले एक्सपेरिमेंट का जिम्मेदार होता है, यानी कि वो आदमी जो कि सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। और हम ये जानते हैं कि ये आदमी वही आदमी होता है जो कि पास्ट में रक्तासन था और इसीलिए जैसे इसके गार्ड्स इसे बताते हैं कि किसी अनजान आदमी ने आकर उनके सारे गार्ड्स को मारकर जेटा को बचा लिया है, वैसे ही वो अपने सीसीटीवी के जरिए फ्रांसिस को देख लेता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये होती है कि यहाँ फ्रांसिस को देखकर वो कहता है कि ये कंगुवा है, जिसका मतलब दोस्तों ये जो रक्तासन है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर भी कंगुवा को जानता है। लेकिन आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, अब वो आगे क्या करने वाला है और आखिरकार पास्ट टाइम में कंगुवा और रक्तासन की लड़ाई में क्या हुआ था, ये सारी चीजें हमें इसके अगले पार्ट में पता लगेंगी। क्योंकि दोस्तों इसी मूवी के फिनाले में इस बात को अनाउंस कर दिया जाता है कि अब कंगुवा के बाद कंगुवा का पार्ट 2 भी आएगा एंड उस मूवी के अंदर इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। अब वैसे दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर कंगुवा जरूर लिखना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।